हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज के वीडियो में हम बीकॉम सेमेस्टर 3 बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का 5th चैप्टर टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन हम फर्स्ट चैप्टर से देखते आ रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक का एक ही फंक्शन है, ऑपरेट करना इकोनॉमिकली और सप्लाई ऑफ मनी और क्रेडिट को कंट्रोल करना। सेंट्रल बैंक एक वो बैंक है जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है एपेक्स ऑफ मॉनेटरी और बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इट्स कंट्री। तो सेंट्रल बैंक को हम लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी बोलते हैं। करेक्टरिस्टिक्स, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, कंट्रोल करता है इकोनॉमी को और अपने मॉनेटरी मीन्स को यूज़ करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए। डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक का ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि प्रॉफिट बनाना है, पर सेंट्रल बैंक का ये रहता है कि उन्होंने पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है। तो डीलिंग विद पब्लिक, सेंट्रल बैंक डील नहीं करता क्योंकि कोई डायरेक्ट लिंक नहीं रहता। सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई है। कमर्शियल बैंक डील करते हैं पब्लिक के साथ। ओनरशिप सेंट्रल बैंक में गवर्नमेंट ओन रहेगी और कमर्शियल में और मे नॉट स्टेट ओन। तो नोट इशूइंग, सेंट्रल बैंक के पास मोनोपोली रहती है नोट इशू करने की, कमर्शियल बैंक के पास नहीं रहती। कंपटीशन, सेंट्रल बैंक में कोई कंपटीशन ही नहीं है क्योंकि कोई है ही नहीं, तो compete भी नहीं करते ये कमर्शियल बैंक के साथ, बल्कि ये हेल्प करते हैं उन्हें एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, क्योंकि एक ही बैंक है आरबीआई, तो वो किससे कंपटीशन करेगा। कमर्शियल बैंक डू नॉट कम्पीट विद सेंट्रल बैंक, तो ना सेंट्रल कमर्शियल से कर रहे हैं ना कमर्शियल सेंट्रल से कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन एक्सचेंज। तो सेंट्रल बैंक हमारा कस्टोडियन है और फॉरेन एक्सचेंज ऑफ कंट्री। कमर्शियल बैंक्स वो बैंक हैं जो ऑथराइज्ड हैं, ऑथराइज्ड डीलर्स हैं फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो कंट्रोल, सेंट्रल बैंक के पास कंट्रोल रहता है फॉर एंटायर बैंकिंग सिस्टम, कमर्शियल बैंक के पास नहीं रहता कोई डायरेक्ट कंट्रोल। तो सबसे पहले फिर हम क्रेडिट कंट्रोल की ही डेफिनेशन देखते हैं। क्रेडिट कंट्रोल बहुत नेसेसरी है ताकि हम अचीव कर पाए और मेंटेन कर सकें हमारी ग्रोथ कंट्री की। तो क्रेडिट कंट्रोल रेफर करता है एज द रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट बाय सेंट्रल बैंक, तो अचीव करना हमारे ऑब्जेक्टिव को ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहला एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारे क्रेडिट कंट्रोल का यही रहेगा। तो इसके अंदर फ्लक्चुएशंस आएंगी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो ये एडवर्सली इफेक्ट करते हैं हमारे फॉरेन ट्रेड को। क्रेडिट कंट्रोल हेल्प कर सकता है स्टेबलाइज करने में फॉरेन जो हमारा एक्सचेंज रेट ऑफ कंट्री है। प्राइस स्टेबिलिटी, ये भी एक हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो इसके अंदर हमारे फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस आती रहेंगी इंटरनल प्राइसेस में, जो हमारे इकोनॉमिक डिसलोकेशन या फिर लॉस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर को अल्टीमेटली इफेक्ट करते हैं थ्रू सोशल, पॉलिटिकल या फिर मोरल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सेंट्रल बैंक थ्रू क्रेडिट कंट्रोल ट्राई करते हैं एक्सेलरेट करना रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। एक हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर्म करना। फिफ्थ है कंट्रोल ओवर ट्रेड साइकिल्स। तो क्रेडिट कंट्रोल हेल्पफुल है कंट्रोल करने में। ट्रेड साइकिल्स यूजुअली कोई कॉज नहीं देते हमारे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को, बट ये हार्मफुल रहते हैं हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे। तो ट्रेड साइकिल्स कंट्रोल किए जा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग हमारे वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट एज पर रिक्वायरमेंट। सिक्स्थ है स्टेबलाइजेशन ऑफ मनी मार्केट। नेक्स्ट हमारा 15 का मेन क्वेश्चन, टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ये हमने लास्ट चैप्टर में छोड़े थे, जो वो वीडियो छोड़ के इस वीडियो में आए हैं। तो अब हम इसको इधर देखते हैं अच्छे से। ये फ्लो चार्ट रहेगा। अगर आप 15 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो सबसे पहला पेज आपका यही रहना चाहिए। सबसे पहले क्रेडिट कंट्रोल की डेफिनेशन जो हमने देखी, फिर उसके 2-3 फीचर लिख सकते हो, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये एक पेज में आपका मीनिंग, फीचर और ये चार्ट कवर हो जाना चाहिए। तो क्वांटिटेटिव में बैंक रेट, ऑपरेशन मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, चेंज इन सीआरआर, चेंज इन एसएलआर। और क्वालिटेटिव में हमारे रेगुलेशन ऑफ कस्टमर्स क्रेडिट, चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, पब्लिसिटी, डायरेक्ट एक्शन, मोरल परसुएशन और रैशनलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। तो सबसे पहले हम बैंक रेट देखते हैं। बैंक रेट क्या होता है?
ये वो रेट है जिस पे आरबीआई इशू करता है लोन, उस रेट पे। तो बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो चार्ज किया जाता है लोन्स पर या फिर एडवांसेस पर बाय सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक। तो ये सबसे पुराना मेथड है कंट्रोल करने का क्रेडिट को। तो बैंक रेट वो रेट कहलाएगा जिसके अंदर सेंट्रल बैंक अंडरटेक करता है डिस्काउंट सबसे पहले फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज से या फिर हमारे फर्स्ट रेट बिल से जो एक्सचेंज में प्रेजेंट किए जाते हैं बाय कमर्शियल बैंक, जिनके लिए वो फाइनेंशियल अकोमोडेशन दी जाती है फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो दूसरे वर्ष में प्राइस इन विच सेंट्रल बैंक चार्ज करता है अपने रीडिस्काउंटिंग और सिक्योरिटीज़ को बाय कमर्शियल बैंक या फिर एक मेंबर बैंक। तो कमर्शियल बैंक को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सेंट्रल बैंक पर जाएगा। तो बैंक रेट मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये बहुत सारे डेफिनेशंस आप कोई भी 2 या 3 याद कर सकते हो। डिफरेंस दिया है बिटवीन हमारा बैंक रेट ऑफ रेट और इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रेट है जिसके अंदर कमर्शियल बैंक एडवांस करते हैं अपने लोन्स पब्लिक को, जहाँ पे बैंक रेट वो है जिसके अंदर सेंट्रल बैंक एडवांस करते हैं बाकी के बैंक्स को। वैसे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं रहता बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो बैंक रेट की कुछ पॉलिसीज़ हैं दो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट और एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जब सेंट्रल बैंक चाहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे क्रेडिट को कंट्री में तो वो इंक्रीज़ कर देता है अपना बैंक रेट। तो ये हमारा एम रहता है फॉर रेजिंग बैंक रेट। तो ये प्रोवाइड करता है सेंट्रल बैंक लोन टू कमर्शियल बैंक जो थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। तो इसका रिजल्ट क्या रहता है, तो कमर्शियल बैंक भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ कर देते हैं। एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट में सेंट्रल बैंक एक्सपेंड करना चाहता है अपने क्रेडिट को, तो वो अपना बैंक रेट घटा देता है। तो जो जितना हमारा बैंक रेट लो रहेगा तो उतना उसका मतलब यही रहेगा कि सेंट्रल बैंक जो लोन प्रोवाइड करे कमर्शियल बैंक को वो सस्ते हो गए। तो इसका अजम्पशंस क्या रहेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रेट्स। तो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं कमर्शियल बैंक के क्लोजली रिलेटेड टू बैंक रेट है। बैंक रेट पॉलिसी सक्सेसफुल रहेगी अगर उसके अंदर चेंज नहीं आ रहा। इलास्टिसिटी इन डिमांड, तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमारा इलास्टिक रहेगा। इसका मतलब क्या रहेगा कि जब मर्जी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने बैंक रेट को, तो वो सूटेबल इफेक्ट लाएगा इन्वेस्टमेंट पर, आउटपुट पर, एम्प्लॉयमेंट पर, वेजेस पर, प्राइजेस पर। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर। साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर डिटरमाइन करता है हमारा सक्सेस बैंक का या फिर हमारे रेट ऑफ पॉलिसीज़। तो ये एक इंक्रीज़ रहेगा इन बैंक रेट जो जनरेट करता है एक फीलिंग कि बाकी जो हमारे अकोमोडेशन है फ्रॉम सेंट्रल बैंक ये इजीली अवेलेबल नहीं रहेंगे और ये थोड़ा महंगा रहेगा। नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक की कैश रिजर्व्स, तो वो एडिक्वेट रहते हैं फॉर डे टू डे एक्टिविटीज़। तो डिमांड ऑफ बैंक क्रेडिट डिपेंडेंट रहेगा। लिमिटेशंस लॉन्ग टर्म इफेक्ट, तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लेस इलास्टिक, तो लैक ऑफ इलास्टिसिटी रहेगी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो ड्यूरिंग बूम पीरियड इसके अंदर यही रहेगा। और दूसरे साइड क्या रहेगा, ड्यूरिंग डिप्रेशन तो जो हमारा बिजनेस मोरल है वो इतना कम रहेगा कि डिक्लाइन इन बैंक रेट फेल्स टू इनकरेज बोरोइंग्स। नेक्स्ट है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, तो इसके अंदर हमारा लैक ऑफ अनडेवलप्ड मार्केट मनी मार्केट, तो वो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ में रहेगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फ्लो ऑफ कैपिटल, तो द इफेक्ट ऑफ बैंक रेट डिमिनिश हुआ है पिछले कुछ टाइम में, जिसके थ्रू जो हमारा ये रीज़न क्या है इसका, जो हमारा कंट्रोल है इंटरनेशनल फ्लो ऑफ कैपिटल पर वो सैडली रिवर्सिबल है। तो बैंक रेट जितना ज़्यादा होएगा वो इफेक्ट करेगा हमारे गोल्ड स्टैंडर्ड्स को। लेस डिपेंडेंस, अगर हम कमर्शियल बैंक्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन सेंट्रल बैंक्स तो वो टेंडर जो रहेगा हमारा फॉर द लास्ट रिसॉर्ट उसके अंदर डिमिनिश करेगा कोऑर्डिनेट कंसिडरेबली। लास्ट है इग्नोर द रेट ऑफ प्रॉफिट, तो ड्यूरिंग पीरियड ऑफ बूम जहाँ पे हमारे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं बैंक रेट, ना ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे, ना ही हमारे वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट पर कोई फ़र्क पड़ रहा, तो उस केस में जो हमारे बैंक रेट फॉल करेंगे उसमें ये इनफेक्टिव रहेगा। सेकेंड है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट मेथड है क्रेडिट कंट्रोल का। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस बढ़ते जा रहे हैं एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इट। तो जो भी परचेज और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है बाय सेंट्रल बैंक उसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन
वही है सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक इन ओपन मार्केट। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन अटेम्प्ट करते हैं इंक्रीज या डिक्रीज करना हमारे क्रेडिट को इन द सिस्टम, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं बाय कैश रिजर्व्स इन द बैंकिंग सिस्टम। तो सेलिंग और बाइंग हो गई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की ओपन मार्केट में, तो ये आरबीआई करता है। इसकी सिंपल डेफिनेशन चारों जगह सेम ही डेफिनेशन लिखी है, आप देख सकते हो, बस राइटर का नाम डिफरेंट रहेगा। तो सबसे पहला कंट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट, तो जब हमारी क्रेडिट जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट किया गया कंट्री में, तो सेंट्रल बैंक सेल कर देता है अपने सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट में। तो फिर लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सेंट्रल बैंक बेटर है बाकी के बैंक से, तो फिर वो बाय करते हैं अपने सिक्योरिटीज़ थ्रू सेंट्रल बैंक। तो ये इधर हमारा विड्रॉल रहता है इस केस में, या फिर हमारे कैश होल्डिंग्स। तो कैश रिजर्व हमारा कैश कमर्शियल बैंक का फॉल करना शुरू कर जाता है। अगर एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट है तो रिवर्स, अगर सेंट्रल बैंक एक्सपैंड करना चाहता है तो परचेज करना शुरू कर देगा अपने सिक्योरिटीज़ को इन ओपन मार्केट। तो ये इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ मनी लेके आएगा, तो पीपल डिपॉजिट करते हैं ज़्यादा मनी। अजम्पशंस क्या रहेंगे, तो एक वेल ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट रहनी चाहिए फॉर गवर्नमेंट। सेकेंड है हमारा सफिशेंट क्वांटम ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल बैंक कंसिस्टेंटली अपने रिजर्व्स रखे जस्ट एडिक्वेट, ताकि वो सेटिस्फाई कर सके लीगल रिक्वायरमेंट्स को। फोर्थ है एक्सेसिव वॉल्यूम ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट नहीं होना चाहिए। लास्ट, तो सेंट्रल बैंक के पास कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, क्रेडिट कंट्रोल, तो क्रेडिट कंट्रोल हर जगह देख चुके हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस की ये टेक्निक यूज़ करी जानी चाहिए ताकि हम स्टेबलाइज कर सकें हमारे सिक्योरिटी मार्केट को। तो ये इंश्योर करता है हमारा सेंट्रल बैंक रेडी है बाय करने के लिए या फिर सेल करने के लिए अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट है फुलफिल गवर्नमेंट क्रेडिट नीड्स, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन अरेंज करता है क्रेडिट को ताकि वो फुलफिल कर सके फाइनेंशियल नीड ऑफ गवर्नमेंट। फोर्थ है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बैंक रेट पॉलिसी, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस आप यूज़ कर सकते हो टू सप्लीमेंट बैंक रेट पॉलिसी। तो अगर बैंक के पास एक्सेस कैश रिजर्व्स है एज एन इंक्रीज इन बैंक रेट, तो वो इनफेक्टिव प्रूव होगा और कमर्शियल बैंक को कंसिडर किया जाएगा फॉर इंक्रीजिंग द लेंडिंग रेट। एज अ कॉन्सिक्वेंस जो हमारा इंक्रीज होगा बैंक रेट में उसमें अवेल कर सकते हैं फ्रॉम सेंट्रल बैंक थ्रू रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। फिफ्थ है एब्जॉर्व करना सीजनल चेंजेस को, तो जैसा सीज़न रहेगा उस हिसाब से ओपन मार्केट ऑपरेशन यूज़ किए जा सकते हैं टू रिमूव इफेक्ट ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ अंडररेटेड गोल्ड स्टैंडर्ड्स। ये चेक रखता है एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल पर, हेल्प करता है रिमूव करने में शॉर्टेज ऑफ मनी इन द मनी मार्केट। लिमिटेशंस क्या रहेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन के इन्फ्लुएंस रहता है कैश रिजर्व रेशियो पर, तो एक्सटेंड टू विच कैश रिजर्व्स आर यूज्ड ऑफ कमर्शियल बैंक, तो ये इन्फ्लुएंस किया जाता है बाय द मेजर्स टू सक्सेस ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगर हमारा सेंट्रल बैंक सेल करे सिक्योरिटीज़ को तो वो रिड्यूस कर देगा हमारे कैश बैलेंस को, बट एट टाइम्स ऐसा नहीं होता, तो उस केस में पीपल बाय करेंगे सिक्योरिटीज़ को और पेमेंट करेंगे नॉट बाय विड्रॉइंग देयर फंड्स फ्रॉम बैंक बट आउट ऑफ फ्लो ऑफ कैश होल्डिंग्स। थर्ड है हमारा चेंज इन क्रेडिट पॉलिसी ऑफ बैंक, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेंगे अगर उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रल बैंक बोलता है कि उसने सिक्योरिटीज़ एक्सपैंड करने हैं फॉर क्रेडिट, लेकिन कमर्शियल बैंक नहीं जाता उनको करना, तो उस केस में सेंट्रल बैंक सक्सीड नहीं कर सकता फॉर इट्स पॉलिसी ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। थर्ड है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज़, तो ये रहना ही चाहिए। अगर एक्सपैंड करते हैं सेंट्रल बैंक इसे, तो उस केस में परचेज़ करेंगे सिक्योरिटीज़ को, पर उस केस में कोई उससे सेल नहीं करना चाहेगा। फोर्थ है हमारा नो चेंज इन क्रेडिट पॉलिसी ऑफ कस्टमर्स, तो ये ज़रूरी है, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा सेंट्रल बैंक एक्सपैंड करना चाहता है, परचेज़ करना चाहता है सिक्योरिटीज़, बट जो ट्रेडर्स हैं ड्यू टू इकोनॉमिक या फिर व्हाट्सो रीज़न रिलक्टेंट है बोरो करने के लिए, तो उस केस में कोई एक्सपेंशन नहीं होगा क्रेडिट का। नेक्स्ट है पावर ऑफ सेंट्रल बैंक टू एक्सचेंज सिक्योरिटीज़, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस इफेक्टिव रहेंगे
तभी जब सेंट्रल बैंक के पास ज़्यादा क्वांटिटी है सिक्योरिटीज़ की और लार्ज फंड्स हैं परचेज करने के लिए सिक्योरिटीज़ को। नेक्स्ट है वेल ऑर्गेनाइज मनी मार्केट। तो सक्सेसफुल ओपन मार्केट ऑपरेशन पॉसिबल रहेंगे ओनली इन डेवलप्ड या फिर वेल डेवलप्ड मनी मार्केट। नेक्स्ट है नॉर्मल कंडीशंस। तो सक्सेसफुल ओपन मार्केट ऑपरेशन तभी पॉसिबल है अगर हमारे नॉर्मल कंडीशंस हैं। तो ये बैंक रेट वर्सेस ओपन मार्केट ऑपरेशंस दिया है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे आप देख भी सकते हो इंडिपेंडेंट यूज़ ये क्यों होता है। डायरेक्ट इफेक्ट रहेगा, क्विक इफेक्ट रहेगा, फ्लेक्सिबल और इफेक्ट ऑन बैंक। तो ये चीज़ें किस लिए होती है, अगर पेपर में आपको उन्होंने पूछ लिया कि आप ओपन मार्केट ऑपरेशन समझाओ, अकेला ओपन मार्केट ऑपरेशन 15 मार्क्स के लिए नहीं आ सकता, बट सबसे पहले आपने मीनिंग लिख दिया, फिर इसकी डेफिनेशन हो गई, फिर इसके टाइप्स हो गए, अजम्पशंस हो गई, ऑब्जेक्टिव हो गए, लिमिटेशंस हो गई, और फिर ये पॉइंट लिख सकते हो। पर ये 15 मार्क्स के लिए इतना नहीं आता जितना हम डाटा कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव फीचर्स और ये सब, ये 15 में नहीं आएगा। यूजुअली पूरा का सारे ही रेट्स पूछते हैं 15 के लिए, इकट्ठा ही बोल देंगे टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, तो इतना बहुत होता है, ये एक्स्ट्रा दिया होता है तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड है हमारा कैश रिजर्व रेशियो फ्रॉम बैंक टू आरबीआई। तो मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम कैश रिजर्व बाय कमर्शियल बैंक, जिसके अंदर आरबीआई हमारा एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट रहेगा क्रेडिट कंट्रोल का। तो इंडिया में कमर्शियल बैंक रिक्वायर्ड है कि वो मेंटेन करे एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट्स इन फॉर्म ऑफ कैश या फिर हमारे कैश रिजर्व्स विद आरबीआई। तो अगर हम कम कर रहे हैं या रेज कर रहे हैं उन्हें, तो इम्प्रूव करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा पावर ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू क्रिएट क्रेडिट। तो इसको हम स्टैट्यूटरी मिनिमम रिजर्व भी बुलाते हैं। तो वेरिएशन जो हमारे कैश रिजर्व रेशियो में आएगा वो इम्प्लाई करेगा चेंज इन मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स। तो पॉलिसी जो वेरी करे कैश रिजर्व रेशियो को वही कंट्रैक्शन। तो इसके अंदर अगर सेंट्रल बैंक को कॉन्ट्रैक्ट करना है क्रेडिट तो वो इंक्रीज़ कर देगा अपना रेशियो। तो एज अ रिजल्ट कैश बैलेंस ऑफ बैलेंसेस रिड्यूस हो जाएंगे और उनकी कैपेसिटी वो भी रिड्यूस हो जाएगी। एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट में अगर क्रेडिट बैंक हमारा सेंट्रल बैंक एक्सपैंड करना चाहता है तो वह रिड्यूस कर देगा कैश रिजर्व रेशियो को। एज अ रिजल्ट जो कैश बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। डिफ़िकल्टीज़ क्या रहेंगी, इनफेक्टिव है, बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं और डिमांड हमारे क्रेडिट की एक फंडामेंटल फैक्टर है। इवन दो जितने भी हमारे मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो हैं वो कम ही रहेंगे, पर उस केस में भी जो इन्वेस्टर है वो आगे नहीं आता टू बोरो फंड्स। तो ये हैपन बहुत यूजुअली इट हैपन्स इन सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन। फोर्थ है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर। तो बैंक शुड हैव पर्टिकुलर मनी। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, आप अगर आपके पास बुक है तो आप साइड बाय साइड लिख सकते हो जो आपके टीचर्स बताते हैं या आपको कहीं से इम्पोर्टेंट कुछ मिलता है। कुछ की लाइंस होती हैं, अगर टीचर ने वही देख ली वो आपको फुल मार्क्स भी दे देती है। फुल मार्क्स तो नहीं मिलते बट ऑफ कोर्स गुड मार्क्स। तो ये एक मिनिमम परसेंटेज है नेट डिमांड की या फिर टाइम लाइबिलिटीज़ की जो कमर्शियल बैंक के पास मेंटेन करते हैं। तो कमर्शियल बैंक के पास एसएलआर होता है इन फॉर्म ऑफ डेजिग्नेटेड लिक्विड एसेट्स या फिर रिजर्व रेशियोज, करंट अकाउंट बैलेंसेस विद अदर बैंक्स। तो अगर हमारा कोई भी एसएलआर में चेंज आ रहा है तो आरबीआई अफेक्ट करता है उसे फॉर द फ्रीडम ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू बोरो अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू सेल थ्रू आरबीआई। तो पॉलिसी फॉर चेंजिंग क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन के केस में अगर हमारा सेंट्रल बैंक के पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा तो वो इंक्रीज़ कर देगा, और एक्सपेंशन में अगर सेंट्रल बैंक एक्सपैंड करना चाहता है तो वो रिड्यूस कर देगा। तो बैंक के पास लेस प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स इन फॉर्म ऑफ कैश रहते हैं जो इंक्रीज़ कर देते हैं उनकी कैपेसिटी ऑफ क्रिएटिंग क्रेडिट। फिफ्थ रिजर्व रेपो रेट। तो ये वो रेट है जिसके थ्रू आरबीआई बोरो करता है मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो बैंक्स आर ऑलवेज इन अ हरी टू लेंड मनी टू आरबीआई क्योंकि जो इतना भी पैसा है वो सेफ हैंड्स में रहेगा और एक गुड इंटरेस्ट मिलेगा। रेपो रेट वही है जिसके अंदर आरबीआई लेंड करता है मनी टू कमर्शियल बैंक। रेपो रेट स्टैंड फॉर रीपर्चेज एग्रीमेंट या फिर रीपर्चेजिंग ऑप्शन। तो बैंक अवेल करते हैं लोन्स फ्रॉम आरबीआई बाय सेलिंग एलिजिबल सिक्योरिटीज़। तो एग्रीमेंट जो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के
बिटवीन है दैट इज़ प्री डिटरमाइंड। तो इट इज़ डन जहाँ पे हमारे बैंक फेस करते हैं शॉर्टेज ऑफ फंड्स और उनको नीड है टू मेंटेन लिक्विडिटी, तो आरबीआई यूज़ करता है अपना रेपो रेट टू कंडक्ट इन्फ्लेशन रेट। तो करेंसी रेपो रेट इज़ 6.50। लास्ट है हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़, एमएसएफ। ये इनेबल करता है बैंक्स को बोरो करें फंड्स फ्रॉम आरबीआई इमरजेंसी कंडीशंस में, जहाँ पे हमारा लिक्विडिटी ड्राइज अप। तो ये शॉर्ट टर्म है बोरोइंग स्कीम फैसिलिटी जो शेड्यूल बैंक के थ्रू, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एमएसएफ रेट डिफर करता है रेपो रेट से, आरबीआई वेरी करता है थ्रू इट्स रेट ऑफ बोरोइंग्स और परसेंटेज ऑफ बोरोइंग्स अंडर एमएसएफ टू मेंटेन स्टेबिलिटी इंडियन इकोनॉमी। एट्थ है हमारा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ। ये रेट है जिसके अंदर आरबीआई एक्सेप्ट करता है अनकोलेटरलाइज्ड डिपॉजिट्स ऑन एन ओवरनाइट बेसिस। तो ये एलएएफ जैसे है, ये एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टूल है जिसके अंदर रोल ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट रहता है। ये इट इज़ प्लेस्ड ऑन बेसिस ऑफ 25 पॉइंट्स। तो इंट्रोडक्शन हुआ इसके 2022 में। इसने 5 फिक्स जो रिवर्स रेपो रेट था हमारा उसको रिप्लेस किया। सबसे पहला फ्लोर ऑफ एलएएफ कॉरिडोर रिप्लेस किया फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो रेट को। एक मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है जो एब्जॉर्ब करता है लिक्विडिटी को बिना किसी कोलैटरल के, विदाउट विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3.75। ये ऑपरेट किया जाता है ऑन ओवरनाइट बेसिस। तो फ्लेक्सिबिलिटी इसकी यही रहेगी कि एब्जॉर्ब करे लिक्विडिटी को फॉर लॉन्गर टेन्योर with appropriate pricing. The deposits under it, they shall not be maintained uneligible. फिफ्थ है एसडीएफ डिज़ाइन किया जाता है टू एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी, तो विच इन ट्रांजिट इन नेचर रिफ्लेक्ट करता है। नाइन्थ है हमारा एलएएफ। तो ये रेफर करते हैं हमारे रिजर्व बैंक ऑपरेशंस को जिसके थ्रू वो इंजेक्ट करते हैं या ऑब्जॉर्व करते हैं लिक्विडिटी इनटू या फिर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ ओवरनाइट एज वेल एज टर्म रिवर्स रेपो रेट, फिक्स भी हो सकता है वेरिएबल भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा एलएएफ कॉरिडोर। तो ये मैनेज करता है हमारे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को एज इट्स अपर बाउंड एंड द स्टैंडिंग फैसिलिटी जो वो लोअर पर रहता है वाइल द पॉलिसी रेपो रेट मिडल में रहता है। तो मेन लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल, अ 14-day टर्म रिवर्स रेपो रेट ऑक्शन, ये एक वेरिएबल रेट है जो कंडक्ट किया जाता है टू कोइंसिडाइज विद सीआरआर मेंटेनेंस साइकिल फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशंस। इसको इतना करने की ज़रूरत है नहीं, 12 क्वांटिटेटिव में थे पर इतने नहीं पूछे जाते पेपर में। 15 मार्क्स का क्वेश्चन में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अगर दोनों पूछ लिया तो आप दोनों के 8 या मतलब 8 4 या फिर जिसके ज़्यादा आपको आते हैं उस हिसाब से लिख सकते हो। तो वैसे तो क्वालिटेटिव में 6 ही दिए हैं तो वैसे उसके 12 हैं और हमारे क्वालिटेटिव के कम है, पर आप दोनों के 6 6 भी लिख सकते हो। 6 क्वालिटेटिव के हो गए तो उसके आप 10 तो लिख के आओ इफ़ पॉसिबल। जितना ज़्यादा और जितना बढ़िया कंटेंट होगा उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे। मेन हेडिंग्स ही हैं अंदर इसमें, जैसे बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब की थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए क्योंकि ये प्रॉपर डेफिनेशन वाला है, ये आप खुद से नहीं बना के लिख सकते। तो जिसे हम क्वालिटेटिव में देखते हैं तो क्वालिटेटिव या फिर सिलेक्टिव टेक्निक्स वो होते हैं विच आर गिवन बाय सेंट्रल बैंक। तो इसके अंदर एबिलिटी रहती है टू अफेक्ट पर्टिकुलर सेगमेंट्स ऑफ इकोनॉमी। तो सबसे पहला वेरिंग मार्जिनल रिक्वायरमेंट मेथड, तो इसके अंदर मार्जिनल रेट में चेंज आता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटेटिव मेथड है। ये इनिशियली यूज़ हुआ था अमेरिका में। तो ये डिफरेंस रहेगा हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ और मैक्सिमम लोन वैल्यू में, इसका फॉर्मूला भी दिया है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और अमाउंट ऑफ लोन सेंक्शनड अगेंस्ट दैट सिक्योरिटी। तो अगर हमारा कमर्शियल बैंक एडवांस कर लोन ऑन सिक्योरिटी और सम एसेट्स, तो उस केस में हमारा अमाउंट ऑफ लोन एडवांस किया जाता है जो कि हमारा कम रहेगा फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एसेट प्लेज्ड। तो एडवांटेजेस सिंपल है, इजी टू ऑपरेट है, स्पेकुलेटिव एरिया रहेगा, ये डाइवर्सिफाई करता है क्रेडिट को, कंट्रोल कर सकता है टू स्टेबलाइज इकोनॉमी। लिमिटेशंस, एक
बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल बैंक पे। कोई भी लीकेजेस नहीं है ऑफ क्रेडिट टू फाइनेंस सिक्योरिटी स्पेकुलेशंस। सेकेंड है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। तो सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है कंज्यूमर क्रेडिट को। सबसे पहले बाय वेरिंग द कैश डाउन पेमेंट रिक्वायर्ड फॉर परचेज ऑफ सच गुड्स, या फिर बाय वेरिंग मैक्सिमम मेच्योरिटीज पीरियड ऑफ इंस्टॉलमेंट क्रेडिट फॉर परचेज और स्पेसिफाइड जो हमारे ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स रहते हैं। तो जितना हमारा कैश डाउन पेमेंट ज़्यादा होगा, उस केस में जितने हमारे गुड्स रहेंगे दे विल बी बियॉन्ड द रीच ऑफ कुछ कंज्यूमर्स। तो उस केस में इंस्टॉलमेंट पीरियड रिड्यूस किया जाता है, जो हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें हमारे कुछ कंज्यूमर्स डिफ़िकल्ट रहेंगे ताकि वो परचेज़ कर सके सिक्योरिटीज़ को। इससे क्या होता है, जो भी हमारा रिडक्शन ऑफ क्या डिमांड है, रिडक्शन हो जाता है हमारे डिमांड में। तो इम्पोर्टेंस रहेगा इसका एडवांस कंट्रीज़ में, जहाँ पे हमारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स और हायर परचेज मेथड बहुत कॉमन है फॉर कस्टमर्स। लिमिटेशंस ये अफेक्ट करता है मिडल मैन को, ज़्यादा हायर इकोनॉमिक ग्रुप को ही इफेक्ट नहीं करता। ये सबसे ज़्यादा इसका मिडल पे रहेगा। तो ये प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन की, कंपाइलेंस की, और हमारे इन्फोर्समेंट ऑफ सेंट्रल बैंक। थर्ड इज रैशनलाइजिंग ऑफ क्रेडिट। तो थिंक विद ब्रेन, नोट विद इमोशंस। तो सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करता है इसे फॉर रेगुलेटिंग इट। तो इसमें क्या रहता है, सेंट्रल बैंक फिक्स करता है लिमिट क्रेडिट फैसिलिटीज़ की अवेलेबल टू कमर्शियल बैंक। तो उस केस में बैंक अलाउ कर सकता है लिमिटेड अकोमोडेशंस। तो ये एक लेंडर रहेगा किस वे में, ये डिक्लाइन कर सकता है टू गिव लोन्स किसी पर्टिकुलर बैंक को। ये स्केल डाउन करता है अपने अमाउंट्स ऑफ लोन टू डिफरेंट बैंक्स। ये फिक्स करता है कोटा ऑफ क्रेडिट टू बी गिवन टू डिफरेंट बैंक्स। ये फिक्स करता है अपने लिमिट्स। फोर्थ है डायरेक्ट एक्शन। तो ये इंक्लूड करता है हमारे सारे टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो भी इम्पोज हुए हैं अपॉन कमर्शियल बैंक बाय सेंट्रल, उनको कंसिडर करता है। तो इसमें क्या रहता है, सेंट्रल बैंक ऑब्लाइज रहता है टू टेक एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टिंग बैंक्स। तो एक्शन क्या क्या फॉर्म हो सकता है, रीडिस्काउंट कर सकते हैं फैसिलिटीज़ जो भी रिफ्यूज हैं। सेंट्रल बैंक में नॉट ग्रांट फ्यूचर अकोमोडेशंस बाय वे ऑफ लेंडिंग इट्स फंड्स। इम्पोजिशन हो सकता है मॉनेटरी पेनल्टी का। फिफ्थ है मॉरल परसुएशन। ये एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है टू कमर्शियल बैंक नॉट टू अप्लाई फंड फॉर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़। कुछ टाइम में सेंट्रल बैंक ने यूज़ किया बहुत ज़्यादा इसे फॉर अदर बैंक्स टू गेट देम एग्री टू हिज क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। तो उसके अंदर हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है। तो इस टेक्निक के थ्रू सेंट्रल बैंक परसुएट कर सकता है और सीख कर सकता है अपनी कॉपरेशन फ्रॉम कमर्शियल बैंक इन चेकिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़। लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है सेंट्रल बैंक की कंट्रोल करने में क्रेडिट। तो मॉडर्न एज में इसको बहुत यूज़ किया गया है। सेंट्रल बैंक ने एक वाइड पब्लिसिटी दी है इसे थ्रू इट्स मीडिया पब्लिसिटी। तो इसका मेन पर्पस रहेगा कि हम बैंकिंग कम्युनिटी को अंडर जो हमारे प्रेशर में ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन्फोर्स करे और उसे फॉलो करे कि हमारे क्रेडिट पॉलिसी जो भी इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमी है, तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रिंसिपल फैक्टर है ऑफ क्रेडिट, वो हमारा स्टेट ऑफ माइंड रहता है जिसके अंदर आप कंट्रोल नहीं कर सकते अपने क्रेडिट को फ्रॉम इट्स पब्लिक ओपिनियन। तो इसके अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फंक्शंस आई होप आपको क्लियर है। टोटल हम 18 हैं, आप उसके 9 कर सकते हो, इसके 6 कर सकते हो, पूरे 15 तो आप ना करके जाओ पेपर में, आप ज़्यादा ही करके जाओ। तो अगर आपका कोई डाउट्स है तो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। आई होप आपको सब क्लियर है। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बीकॉम वाले।